हेलो एवरीवन। भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है और इसीलिए यहाँ पर यूपीएससी यूपीपीएससी अदर एग्जाम में यहाँ पर आपको आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड प्रश्नों को पूछा जाता है। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, स्टैटिक हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाने के यहाँ पे आधार बन सकते हैं, उनको लेकर एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो इकोनॉमी सर्वे ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक डेटा दिया है, ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ों को थोड़ा पढ़ना और समझना है, तो इन्हीं के बारे में हम एक एक करके चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर महामारी के पूर्व की स्थितियों को बहाल करने के बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं, जिसमें भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के अनुमान व्यक्त किए गए हैं। साथ ही जीडीपी जो है 8 से लेकर 8 से 8.5% तक वृद्धि के अनुमान दर्ज किए गए हैं। विश्व बैंक के अनुसार भी यहाँ पर देखें तो भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 8.7% लगाया गया था। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक ने 7.5% और विश्व आर्थिक दृष्टिकोण ने भारत की जीडीपी को 9% की यहाँ पर ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने की यहाँ पर बात की है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि इस बार जब केंद्रीय वित्त मंत्री ने इकोनॉमी सर्वे को लेकर क्या क्या यहाँ पे डाटा की बातें की हैं, तो देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2021-22 में आर्थिक समीक्षा के बारे में बातें की हैं, जिसमें पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 2020-21 में 7.3% की गिरावट के साथ 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.3% के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरीके से 2022-23 में हमारी जीडीपी का विकास दर 8 से 8.5% तक रहेगा। आर्थिक पुनरुद्धार को समर्थन देने के लिए आने वाले साल में वित्तीय प्रणाली के साथ निजी क्षेत्र में निवेश की बढ़ोतरी की भी संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ 2022-23 में का यह अनुमान है कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक ने यहाँ पे 8.7 और 7.5% की रियल टर्म जीडीपी की संभावना यहाँ पर दर्ज की है। इसी तरीके से आईएमएफ के भी यहाँ पे ताज़ा सर्वे में दिखाया गया है कि 2021-22 और 2022-23 में भारत की रियल जीडीपी 9% और 2022-23 से 24 में ये 7.1% रहने की संभावना है, जिसमें भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई यहाँ पे अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 2021-22 में कृषि से संबंधित क्षेत्रों में 3.9, उद्योग में 11.4, 8 और सेवा क्षेत्र में 8.2% तक यहाँ पे ग्रोथ की संभावना बताई गई है। इसके अलावा मांग की अगर बात करें 2021-22 में खपत 7%, सकल अस्थायी पूंजी निर्माण 15%, निर्यात 16.5%, आयात 29.4% यहाँ पर बढ़ने का अनुमान भी बताया गया है। वृहद आर्थिक स्थायित्व संकेतकों से ये भी पता चला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए ऊंची विदेशी मुद्रा भंडार, टिकाऊ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निर्यात में वृद्धि के संयोजन से 2022-23 में हम वैश्विक स्तर पर तरलता में संभावित कमी के खिलाफ पर्याप्त समर्थन देने में सहायता मिलेगी। साथ ही ये भी बताया गया कि 2020-21 में लागू पूर्ण लॉकडाउन की तुलना में दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव कम रहा, हालांकि इसका स्वास्थ्य पर एक गंभीर प्रभाव आपको देखने को मिला। इसके अलावा भारत सरकार की विशेष प्रतिज्ञा समाज के कमजोर तबकों, कारोबारी क्षेत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए सुरक्षा जाल तैयार करना, विकास दर को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय में खासी बढ़ोतरी, टिकाऊ दीर्घकालिक विस्तार के लिए आपूर्ति के क्षेत्र में सुधार करते रहे। यह भी बताया गया कि सरकार की लचीली बहुस्तरीय प्रतिक्रिया आंशिक रूप से त्वरित रूपरेखा पर आधारित है, जिससे बेहद अनिश्चितता के माहौल में खामियों को दूर करने हेतु 80 हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। वित्तीय स्थितियों के बारे में भी देखिए यहाँ पे स्टैटिक आपको प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि वित्तीय विकास दर भारत की चौकन्ने नीतिगत कदम के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है और अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान यहाँ पर कुछ डेटा भी इसके लिए यहाँ पे दिखाया गया है। क्या है डेटा? देखिए यहाँ पे पहला डेटा है कि राजस्व प्राप्ति में यहाँ पर 67.2% यहाँ पर रही। सकल कर राजस्व में 50% की वृद्धि दर्ज की गई। उत्पादक पूंजी व्यय में 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय घाटे के बजट व्यय के 46.2% पर रोका गया। अर्थव्यवस्था की बहाली के साथ सरकार के घाटे में कमी का अनुमान लगाया गया। कई बजट के बाहर के मदों को यहाँ पे बजट आवंटन के अंतर्गत शामिल किया गया और राज्य सरकारों की पूंजी व्यय में यहाँ पे 67% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। इसी के साथ साथ राजकोषीय घाटे को लेकर भी यहाँ पर देख सकते हैं, राजकोषीय घाटे की बात की गई है। जीडीपी के प्रतिशत के अनुपात में यहाँ पर कितना रहा राजकोषीय घाटा?
तो आप देख सकते हैं जहां 2018-19 में जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटा 3.4% रहा, वहीं 19-20 में यह बढ़ करके 4.6% हो गया। 2020-21 के अंतिम आंकड़े के अनुसार ये सर्वाधिक यहाँ पर हो गया 9.2%। और इस साल के यहाँ पर देखा जाए तो 2021-22 के पिछले साल के डेटा के अनुसार यहाँ पे बजट अनुमान में 6.1% तक बताया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है, जो लॉकडाउन के कारण यहाँ पे सरकार के खर्च में बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण यहाँ पे राजकोषीय घाटा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त राजकोषीय मजबूती को लेकर भी कुछ डाटा को यहाँ पर बताया गया, उसको भी यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए 2021-22 के बजट अनुमान में कहा गया कि 9.6% की अनुमानित वृद्धि की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां 2021-22 में 67.2% रहीं। सालाना आधार पर अप्रैल 2021 के सकल कल राजस्व में 50% की ज़्यादा की यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं 2019-20 के महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन रहा। साथ ही अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान बुनियादी ढांचे में से जुड़े क्षेत्रों के जोर के साथ यहाँ पर क्षेत्रों पर जोर देने के साथ पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की बढ़ोतरी भी यहाँ पर दर्ज की गई है। टिकाऊ राजस्व संग्रह करने और एक लक्षित व्यय नीति से अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान के 46.2% तक ठीक है के स्तर पर यहाँ पे सीमित रखने में सफलता प्राप्त हुई। कोविड-19 के चलते देखिए जो उधारी बढ़ी है, उधारी के कारण यहाँ पे 2020-21 में केंद्र सरकार के जो कर्ज है वो बढ़कर हो गया है जीडीपी का 59.3%, जो कि 2019-20 में ये सिर्फ 49.1% था। तो यहाँ पर देखा जाए हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसमें गिरावट के अनुमान की यहाँ पे आशंका भी जताई गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से भारत के बाह्य क्षेत्र के बारे में भी यहाँ पे इकोनॉमी सर्वे में बात की गई है। क्या कहता है भारत का बाह्य क्षेत्र? तो यहाँ पे देखिए वस्तु निर्यात एवं आयात कोविड पूर्व स्तर को पार कर गया है वापस से। शुद्ध सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 की प्रथम छमाही में शुद्ध पूंजी प्रवाह हो गया है हमारा 65.6 अरब अमेरिकी डॉलर। वहीं 2021-22 की प्रथम छमाही में बीओपी जो रह गया है वो अधिशेष यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट वो 63.1 अरब अमेरिकी डॉलर यहाँ पर पहुंच गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए अधिशेष में आ गया है 63.1 अमेरिकी डॉलर। इसके अलावा विदेशी जो मुद्रा भंडार की बात कर रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2021 तक ये 633.6 अरब अमेरिकी डॉलर को छू गया। भारत नवंबर 2021 तक यहां पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला भी देश बना। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थितियों को लेकर यहां पर देख सकते हैं ये सभी चीजें बिलियन डॉलर में यहां पे बताई गई हैं। देखिए यहाँ पे 2018-19 में भारत का विदेशी जो मुद्रा भंडार था वो 411.9 था, 19-20 में 470.8, 2020-21 में 577, 2021-22 में 633.6 बिलियन डॉलर तक का हो गया है। बाह्य क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर अन्य कुछ चीज़ों को भी यहीं पर डेटा के रूप में दर्शाया गया है। जैसा अभी हमने देखा कि मूल रूप से देखा जाए तो वाणिज्यिक निर्यात आयात में वापसी हुई है। पर्यटन से जो कमजोर राजस्व की स्थितियां थी वहां पे प्राप्तियों और भुगतान के महामारी से पहले के स्तरों को पहुंचने में सकल सेवाओं की अच्छी बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। विदेशी निवेश में यहां पर आपको वृद्धि देखने को मिली है, वाणिज्यिक उधारी में बढ़ोतरी देखने को मिली है, बैंकिंग पूंजी में सुधार देखने को मिला है। विशेष निकासी अधिकार के आवंटन में भी पहली छमाही में अगर हम बात करें तो सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर हो गया है 65.6 बिलियन डॉलर का। तो मोस्टली देखा जाए तो बाह्य क्षेत्रों में बेहतर एक स्थितियों का अनुमान यहाँ पे दर्ज किया है। जो आंकड़े यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किए गए हैं वो बेहतरी की ओर दिखाते हैं। इसके अलावा सितंबर 2021 में के अंत में एक साल के पहले 556.8 बिलियन डॉलर की तुलना में भारत का बाह्य कर्ज बढ़कर हो गया है 593.1 बिलियन डॉलर। इसमें आईएमएफ के द्वारा अतिरिक्त एसडीआर के आवंटन के साथ ही ज्यादा वाणिज्यिक उधारी के संकेत मिलते हैं। इसके साथ ही साथ 2021-22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार भी 600 बिलियन डॉलर के पार निकल के 633.6 बिलियन डॉलर हो गया। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। इसके अलावा मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता को लेकर देखिए यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिखाया गया है। क्या क्या कहता है यहाँ पे? तो पहली चीज यहाँ पे बैंक ऋणों में वृद्धि हुई है 5.3% जो अप्रैल 2021 में था, ये 9.2% दिसंबर 2021 में हो गया। एससीबी का सकल एनपीए 11.2% 2017-18 से घट करके 6.9% हो गया है। ठीक है।
इसके अलावा एससीबी मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो थे उनका यहाँ पे एनपीए था 11.2% था 2017-18 में, जो घट करके 6.9 रह गया है। साथ ही एससीबी का शुद्ध एनपीए जो था वो 6% था, जो घट कर रह गया 2.2%। एससीबी का पूंजी जोखिम भारांक परिसंपत्ति अनुपात भी यहाँ पे 13% 2013-14 से बढ़कर के 16.54% हो गया है। बैंकिंग प्रणाली में तरलता के अधिशेष के रूप में ही और कृषि ऋण क्षेत्र में भी यहाँ पे उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा वित्तीय मौद्रिक प्रबंधन वित्तीय मध्यस्थता को लेकर ही कुछ और डाटा यहाँ पे बताया गया कि अप्रैल से नवंबर के दौरान 75 आईपीओ यहाँ पे जारी किए गए 89,066 करोड़ रुपए के, और भारतीय बाजारों ने यहाँ पे अभूतपूर्व इसमें कारोबार भी किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में पहुंच, पहचान, सहयोग, समन्वय के लिए विदेशी कंपनियों की अक्षमता, देनदारियों की मानकीकृत ढांचे की जरूरत पर यहाँ पे बल भी दिया गया है। मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय स्थिरता को लेकर अभी हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट हैं उनके साथ साथ, जैसे कि जो पॉइंट यहाँ पर दिखाए गए कि प्रणाली में तरलता अधिशेष रहा, रेपो दर यहाँ पे 4% बनी रही, रिजर्व बैंक ने यहाँ पे अधिक तरलता के लिए जीसेक अधिग्रहण कार्यक्रम, सामाजिक दीर्घकालिक रेपो संचालन जैसे कदम उठाए, वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के द्वारा यहाँ पे अच्छी तरीके से महामारी के दौरान भी आर्थिक झटके से दूर रखा गया है। 2021-22 में देखा जाए तो वार्षिक आधार ऋण वृद्धि भी देखने को मिली, जो 5.3 से बढ़कर 9.2% हो गया है। बाकी वही जो डेटा हमने देखा, शेड्यूल कमर्शियल बोरोइंग का जो है एनपीए आपका देखा जाए तो 11% से घटकर 6.9% हो गया, और शुद्ध अनुत्पाद अग्रिम भी घटकर यहाँ पे 6% से 2.2% रह गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी जोखिम भारांक भी यहाँ पे 13% से बढ़कर के 16.54 हो गया, और 2021 में समाप्त होने वाले अवधि के दौरान यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के परिसंपत्तियों पर रिटर्न और इक्विटी पर रिटर्न यहाँ पे सकारात्मक रहा। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे डेटा भी दिखाया गया है कि यहाँ पे खाद्यान्न का उत्पादन भी अगर देखा जाए तो उसमें भी वृद्धि देखने को मिली। खाद्यान्न का उत्पादन देखिए सभी मिलियन टन में दर्शाया गया है, जिसमें आपको चावल, गेहूं, मोटा अनाज और दालें शामिल हैं। ये देखिए 2017-18 में ये 285 मिलियन टन का उत्पादन किया गया। 2018-19 में भी कामोबेश सेम ही रहा, 285.2 मिलियन टन। 2019-20 में यहाँ पे उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली 297.5 मिलियन टन, और इस बार हमने यहाँ पर 300 का आंकड़ा भी पार कर गया। 308.6 मिलियन टन अब तक का सर्वाधिक यहाँ पे खाद्यान्न का उत्पादन दर्ज किया गया। इसके अलावा कृषि वानिकी और मत्स्य को लेकर भी देखिए मूलभूत कीमतों में सकल मूल्य वृद्धि के प्रतिशत के भी दर्शाए गए हैं, जिसमें यहाँ पर देखिए जो मूल्य वृद्धि थी 2.6% 2008-19 में था मूलभूत कीमतों में। यहाँ पर देखिए 4.3% रहा 2019-20 में, 2020-21 में ये 3.6% रहा, 2021-22 में एक बार फिर से ये 3.9% पहुंच गया। इसके साथ साथ कृषि और प्रबंधन को लेकर कुछ और डेटास के साथ साथ यहाँ पे जानकारी है, जैसे कि पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया। देश के कुल मूल्यवर्धन यानी कि जीपीए में 18.8% 2021-22 में वृद्धि दर्ज हुई, वहीं 2020-21 में 3.6%, 2021-22 में 3.9% रही। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो यहाँ पर इस नीति का उपयोग फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। वहीं 2014 में SAS की रिपोर्ट की तुलना में नवीनतम सिचुएशन असेसमेंट सर्वे में फसल उत्पादन में शुद्ध प्राप्तियों को 22.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी, मछली पालन जैसे क्षेत्रों में देखा जाए तो उच्च वृद्धि के क्षेत्र दिखे हैं। कृषि क्षेत्र में संपूर्ण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में ये उभर कर सामने आए। 2018-19-20 में भी ये भी दिखाया गया है कि पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे पशुधन क्षेत्र में 18.15% के CGR पर यहाँ पर बढ़ा है। कृषि परिवारों के विभिन्न समूहों में स्थायी आय साधन रहा, और ऐसे उन परिवारों की औसत मासिक आय का लगभग ये 15% रहा। अवसंरचना विकास के बारे में यहाँ पर बताया गया कि रियायती परिवहन, अवसंरचना विकास, माइक्रो खाद्य उद्यमों के औपचारीकरण के समर्थन जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण को यहाँ पे सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो औद्योगिक विकास दर की भी स्थितियों को इकोनॉमी सर्वे में स्पष्ट किया गया है। देखा जाए तो यहाँ पर कोविड-19 का एक बड़ा इंपैक्ट आपको औद्योगिक क्षेत्र में पड़ा था, जहाँ 2018-19 में देखें ये 5.3% था, वहीं लगातार 2019-20 और 20-21 में घटकर -1.2 और -7% चला गया। लेकिन 2021-22 में एक बार फिर से यहाँ पे उल्लेखनीय दर्ज की गई वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई और 11.8% की। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत यहाँ पे उद्योग और संरचना को लेकर भी यहाँ पे डाटा को दिखाया गया कि वर्ष 2021-22 में अप्रैल-नवंबर के दौरान 5.3% की तुलना में IIP जो रहा 17.4% की दर से बढ़ा।
वर्ष 2022 की दूसरी चौथाई में बड़े कॉर्पोरेट्स का सर्वकालिक उच्च शुद्ध लाभ बिक्री अनुपात हो गया है 10.6%। वहीं प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा 30.4% की वृद्धि, जो वर्ष 2018-19 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन था, वो 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी बताई गई, जैसे कि भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय में 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना की वृद्धि के साथ 2.15 लाख करोड़ तक बढ़ाने का यहां पे बजट रखा गया। उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजना चालू की जाएगी और भौतिक तथा डिजिटल आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई। इन्हीं सारी डेटा को यहां पे दर्शाया गया है कि जिस तरीके से यहां पे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 17.4% बढ़ा है। भारतीय रेलवे की पूंजीगत 2009 से 14 के दौरान 45,980 करोड़ रुपए के वार्षिक औसत से बढ़कर 2020-21 में 1,55,181 करोड़ रुपए हो गया। वहीं 2021-22 में यह 2,15,058 करोड़ रुपए तक का बजट बढ़ाने को रखा गया है। इस प्रकार 2014 की तुलना में यह 5 गुना की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई। वहीं सड़कों के निर्माण को लेकर भी डेटा यहां पे दिया गया कि 2020-21 में हमने 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन के सड़क का निर्माण किया, जो पहले यहां पर सिर्फ 28 किलोमीटर था, और इस तरीके से 30.4% की यहां पे बढ़ोतरी दर्ज की गई। बड़े कॉर्पोरेट्स में भी यहां पर देखा जाए 2021-22 में 10.6% सर्वकालिक उच्च स्तर यहां पर पहुंच गया है बिक्री अनुपात उनका। और उत्पादन से जुड़ी योजनाओं के लिए PLI योजना के शुभारंभ से लेन देन लागत घटाने, व्यापार को आसान बनाने के कार्य में सुधार लाने के उपायों के साथ साथ डिजिटल वस्तुगत दोनों बुनियादी ढांचों को बढ़ावा, जिससे रिकवरी की गति में यहाँ पे मदद मिलेगी। इसके अलावा सेवा क्षेत्र के विस्तार को लेकर भी यहाँ पर देखिए डेटा दिखाया गया कि जहाँ 2018-19 में यहाँ पर 7.2% की यहाँ पर वृद्धि आपको देखने को मिली, वहीं 2020-21 में इसमें -8.4% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन 2021-22 में एक बार फिर से यहाँ पर स्थिति बेहतर हुई और यहाँ पर 8.2% की वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र को लेकर भी यहाँ पर और कुछ बातों को स्पष्ट किया गया कि जिसमें समग्र सेवा सकल मूल्यवर्धन 8.2% बढ़ने की उम्मीद दर्ज की गई है। उच्च आवृत्ति के संकेतक जैसे सेवा क्रय प्रबंधकों का सूचकांक, हवाई माल भाड़ा, रेल भाड़ा दूसरी कोविड लहर का यहाँ पे बहुत कम प्रभाव रहा। सेवा निर्यात में देखें तो 21.6% की वृद्धि और पूर्व महामारी को यहाँ पे ये पार कर गया है। सेवा क्षेत्र में ही देखा जाए तो 16.7 बिलियन से अधिक का यहाँ पे FDI प्राप्त हुआ, जो भारत में कुल FDI अंतर्प्रवाह का 54% यहाँ पर रहा। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में ही देखा जाए तो 2020-21 में विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर हो गई है 4.1%। 2021-20 में ही 14,000 नए यहाँ पे स्टार्टअप के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप यहाँ पे बन गया है। और IT BPO क्षेत्र में दूरसंचार के नियमों को हटाने और अंतरिक्ष क्षेत्र को यहाँ पे गैर सरकारी संस्थाओं के खोले जाने के अनुमान के प्रमुख सुधारों के रूप में इसे शामिल किया गया। 2021-22 में 244 स्टार्टअप जो है यूनिकॉर्न स्टेटस प्रदान किए गए और यूनिकॉर्न स्टेटस की संख्या बढ़कर हो गई यहाँ पे 83। उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे बाकी डेटा दिया गया है कि GVA की सेवाओं में 2021-22 में जुलाई से सितंबर के दौरान पूर्व महामारी के स्तर को पार कर गया। व्यापार, परिवहन, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टरों पे GVA अभी भी पूर्व महामारी के स्तर पे बना हुआ है। समग्र सेवा क्षेत्र में देखें तो GVA में 8.2% की बढ़ोतरी 2021-22 में दर्ज की गई। वहीं अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान रेल माल भाड़ा पूर्व महामारी के स्तर को पार कर गया, जबकि हवाई माल भाड़ा, बंदरगाह यातायात लगभग अपने पूर्व की महामारी स्तरों पर पहुंच गए हैं। हवाई और रेल यात्री यातायात धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जो दर्शाता है कि महामारी की लहर की तुलना में दूसरी लहर का प्रभाव यहां पर कम रहा। साथ ही 2021-22 में पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI यहां पे प्राप्त हुई, जो कुल FDI के प्रवाह का 54% है। वहीं IT BPM सेवा में राजस्व 2021-22 में 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान इस क्षेत्र में 1.38 लाख कर्मचारी शामिल हुए। प्रमुख सरकारी सुधारों में IT BPO क्षेत्र में टेलीकॉम विनियमों को हटाना, निजी क्षेत्र के दिग्गजों के लिए अंतरिक्ष खोलना एक महत्वपूर्ण पहल रही। कीमतों और मुद्रास्फीति को लेकर भी यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण में अपनी बातों को स्पष्ट रखा गया है, जिसमें थोक मूल्य सूचकांकों के बारे में चर्चा की गई है कि अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान ये 12.5% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पे जो इंगित करता है कि गत वर्ष यहाँ पे कमजोर आधार, आर्थिक गतिविधियों में तेजी, कच्चे तेल आयातित आदानों के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि और उच्च माल ढुलाई लागत को। इसी तरीके से कीमत और मुद्रास्फीति के अन्य कुछ प्रोस्पेक्टिव को भी यहाँ पर बताया गया है, जिसमें औसत हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी संयुक्त CPIC अप्रैल-दिसंबर 2021-22 में गत वर्ष के
6.6% से घटकर 5.2% रह गया। वहीं खाद्य मुद्रास्फीति दर अप्रैल दिसंबर 2021-22 में गत वर्ष के 9.1% से घटकर 2.9% हुई। प्रभावी आपूर्ति पक्ष प्रबंधन से कीमतों का नियंत्रण रहा और दाल और खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सक्रिय उपाय भी किए गए। मूल्य और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण को और भी अच्छे से यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। देखिए, औसत शीर्ष सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 में अप्रैल दिसंबर के दौरान यह सुधरकर 5.2% हो गई, जो इससे पूर्व की अवधि में 6.6% था। खुदरा मुद्रास्फीति में देखा जाए तो गिरावट रहा और खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार के कारण आई, जो कि वहीं 2021-22 में अप्रैल दिसंबर के दौरान ही औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2.9% के निम्न स्तर पर रही, जबकि पिछले वर्ष ये 9.1% थी। इस वर्ष यहाँ पे प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन ने अधिकतर आवश्यक कीमतों को नियंत्रित किए रखा। दाल और खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए। सेंट्रल एक्साइज में कमी, बाद में अधिकतर राज्यों द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स में कटौती से पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में सुधार लाने में मदद मिली। वहीं थोक मूल्य सूचकांक या WPI पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 के अप्रैल दिसंबर से के दौरान ये 12.5% बढ़ी है। ऐसा किन कारणों से हुआ है? तो यहाँ पे पिछले वर्ष में निम्न सुधार, आर्थिक गतिविधियों में तेजी, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि, अन्यायित वस्तुएं, उच्च माल ढुलाई लागत के कारण। मुद्रास्फीति की स्थिति को लेकर यहाँ पे डेटा आपको दिखाया गया है कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की स्थितियों को लेकर, दोनों को लेकर यहाँ पर देखिए तो आपको जो डेटा यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक के लिए देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4.3% रहा 2018-19 में, 1.7% रहा 2019-20 में, 2020-21 में 1.3 था। वहीं आपको 12.5% आपका थोक मूल्य सूचकांक 2021-22 में रहा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अगर हम बात करें तो ये 3.4% रहा 2018-19 में, 4.8% रहा 2019-20 में, 6.2% रहा यहाँ पे 2021-22 में, वहीं 5.2% रहा 2021-22 में। इस तरीके से देखा जाए तो उपभोक्ता और थोक मूल्य सूचकांकों की स्थितियों पर देखा जाए, जहां थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि, वहीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यहाँ पे कमी के संकेत देखने को मिले। इसके अलावा CPI WPI मुद्रास्फीति में मई 2020 में यह अंतर शीर्ष 9.6% रहा, लेकिन इसी वर्ष खुदरा मुद्रास्फीति के दिसंबर 2021 में थोक मुद्रास्फीति के 8% के नीचे आने से इस स्तर में उलटफेर हुआ। इसके अंतर की व्याख्या निम्नलिखित कारकों से की जा सकती है, जिसमें बेस प्रभाव के कारण अंतर, दो सूचकांकों के स्कोप तथा कवरेज में अंतर, मूल्य संग्रह और कवर की गई वस्तुओं में भारी अंतर, वस्तु भारों में अंतर, आयातित कच्चे मालों की कीमत ज़्यादा होने के कारण WPI आधारित मुद्रास्फीति संवेदी हो जाती है। वहीं WPI में बेस प्रभाव की क्रमिक समाप्ति से CPI और WPI में अंतर कम होने की आशा की जाती है। सतत विकास और जलवायु परिवर्तन को लेकर भी यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण ने अपनी चीजों को स्पष्ट किया है। नीति आयोग ने SDG इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत के समग्र स्कोर को 2020-21 में सुधार कर 66 हो गया है, जबकि 2019-20 में 60 और 2018-19 में यह 57 था। फ्रंट रनर्स को 65 से 99 की स्कोर की संख्या 2020-21 में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ी, जो 2019 में सिर्फ 10 राज्यों को मिली थी। वहीं नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिला SDG सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत के 64 जिले जो हैं वो फ्रंट रनर्स थे और 39 जिले यहाँ पे परफॉर्मर की श्रेणी में आए। भारत विश्व का देखा जाए तो 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। 2010-20 के दौरान वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा। वहीं 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र को कवर किए गए वन प्रतिशत 24% रहा, यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2%। अगस्त 2019 में यहाँ पे देखिए 21 में यहाँ पे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना था। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व प्रारूप विनियमन अधिसूचित किया गया। गंगा और उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति 2017 में 39% से सुधरकर 2020 में यह 81% हो गई है। उत्सर्जित अपशिष्ट जो 2017 में 349.13 मिलियन लीटर दैनिक से 2020 में यह 280 MLAD की कमी यहां पर दर्ज की गई है। वहीं प्रधानमंत्री ने 2021 ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन अर्थात COP26 के राष्ट्रीय वक्तव्य के हिस्से में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की भी यहां पे घोषणा की।
एक शब्द लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस करते हुए बिना सोचे समझे विनाशकारी खपत के बदले सोचपूर्णतः जानबूझकर उपयोग करने का आग्रह किया गया। सामाजिक संरचना एवं रोजगार को लेकर भी यहां पे आर्थिक सर्वेक्षण में अपनी बातों को स्पष्ट किया गया। डेटा यहां पर दिया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सेवाओं पे व्यय में वृद्धि जीडीपी के 6.2% 2014% से बढ़कर जीडीपी के 8.6% यानी 2021-22 में यहां पर दर्ज हुई है। इसके अलावा श्रम बाजार के संकेतकों में यहां पे तीव्र लाभ की स्थितियां देखने को मिली हैं। शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर महामारी के पूर्व स्तर तक पहुंचा है। कोविड की दूसरी लहर में यहां पे रोजगार के औपचारीकरण जारी रहा। मनरेगा के तहत दी जाने वाली निधि में वृद्धि किया गया। प्रजनन दर, सेक्स दर जैसी सामाजिक सूचकांक दर्शाने वाली दर में सुधार की स्थितियां भी यहां पे दिखाई गई। सामाजिक बुनियादी ढांचा रोजगार के दृष्टिकोण से हम कुछ अन्य तथ्यों को भी यहां पर साथ में देख लीजिए। 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 के टीके से 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इसमें 91.39 करोड़ पहली खुराक और 66.05 करोड़ दूसरी खुराक शामिल है। अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से रोजगार सूचकांक वर्ष 2020-21 के अंतिम तिमाही के दौरान वापस पूर्व महामारी के स्तर पर आ गए हैं। वहीं मार्च 2021 तक प्राप्त तिमाही के आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार महामारी के कारण प्रभावित शहरी क्षेत्र में रोजगार लगभग महामारी के पूर्व स्तर तक आ गया है। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आंकड़ों के अनुसार दूसरी कोविड-19 के लहर के दौरान रोजगारों का औपचारीकरण जारी रहा। कोविड की पहली लहर की तुलना में रोजगारों के औपचारीकरण पर कोविड का प्रतिकूल प्रभाव कम रहा। सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पर जीडीपी के अनुपात में केंद्र और राज्यों का व्यय 2014-15 में जो 6.2% था, वहीं 20-21 में 21-22 में ये 8.6% रहा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के डेटा भी यहाँ पर शामिल किए गए। साथ ही साथ यहाँ पे कोविड-19 के लड़ाई के दौरान अगर देखें तो जो डेटा हमने देखा उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम आपको चलाया गया। 18+ आयु वाली 70% जनसंख्या का पूरा टीकाकरण किया गया। 93% यहाँ पर देखा जाए तो आपको जनसंख्या को पहली डोज दी गई है। 93% जनसंख्या को पहली डोज 51.3 करोड़ लोगों को, दूसरी डोज यहाँ पे 66 करोड़ लोगों को, कुल टीकाकरण 157.94 करोड़ रहा। इसी के साथ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में देखा जाए तो कुल प्रजनन दर को 2019-21 में घटकर ये 2 हो गई, जो 2015-16 में 2.2 थी। शिशु मृत्यु दर जो 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई और अस्पतालों, प्रसव केंद्रों के शिशुओं के जन्म में 2015-16 की तुलना में 2019-21 में सुधार हुआ। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं और महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रम के लिए बफर उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा के लिए निधियों का यहाँ पे आवंटन किया गया। 2021-22 के दौरान राज्यों को केंद्र द्वारा यहाँ पे सहायता भी प्रोवाइड कराई गई, जिसमें राज्यों की ऋण सीमा में वृद्धि, जीएसटी की कमी की भरपाई के राज्यों के ऋण और पूंजी व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई। तो ये था हमारा इकोनॉमी सर्वे और इस तरीके से यहाँ पे एक जिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड आपको करा दी गई है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डेटा को ज़रूर ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी सर्वे में जो बातें और डेटा यहाँ पे रखा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेटा काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं। आई होप आप यहाँ पर इसे अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे ताकि यहाँ पे इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए। तो आपको मास्टर करंट अफेयर्स वीडियो, इकोनॉमी सर्वे और बजट को यहाँ पर अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका मोस्टली यहाँ पे करंट अफेयर्स और उसके रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक आपके गलत नहीं होंगे। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई होप आप इकोनॉमी में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।